राजीव दुबे, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, इंटरमीडिएट जमशेदपुर, कॉप्टिक कॉलेज जमशेदपुर। इसके पहले हम लोगों ने देखा राष्ट्रकूटकालीन मंदिर कला एवं स्थापत्य के संदर्भ में, जिसमें एलोरा स्थित कैलाश मंदिर के संदर्भ में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की। आज हम लोग देखते हैं पाटलिपुत्र का महत्व। सबसे पहले पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? तो पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की थी। पूर्व में जब वह मगध का राजा था, हर्यक वंश का शासक था और मगध का राजा था, तो उसने तत्कालीन राजधानी राजगृह, जिसका वर्तमान नाम राजगीर है, उसे हटाकर पाटलीग्राम को अपनी राजधानी बनाया, जिसका जो आगे चलकर उसका नाम बदलकर उदयन ने उसे पाटलिपुत्र कर दिया। यानी जो पाटलिपुत्र था पहले उसका नाम पाटलीग्राम था और उसे मगध की राजधानी उदयन ने बनाया और फिर बाद में उसका नाम बदलकर पाटलिपुत्र कर दिया गया। फिर शिशुनाग 412 से 344 ईस्वी पूर्व पाटलिपुत्र से राजधानी परिवर्तित कर वैशाली को अपनी राजधानी बनाया। वैशाली भी बिहार में आज स्थित है, तो वैशाली को उसने राजधानी बनाया। उसके बाद उसके पुत्र कालाशोक ने पुनः वैशाली से राजधानी बदलकर पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया। यानी कि हर्यक वंश के उदयन से लेकर कालाशोक तक 3 बार राजधानी बदली मगध की। सबसे पहले उदयन ने राजगृह से पाटलिपुत्र किया, पाटलिपुत्र से फिर शिशुनाग ने वैशाली किया और वैशाली से फिर कालाशोक ने, उसके पुत्र ने, फिर पुनः पाटलिपुत्र लाकर राजधानी को, मगध की राजधानी को पाटलिपुत्र बना दिया। इस तरह पाटलिपुत्र एक प्रमुख नगर के रूप में विकसित होने लगा। चूँकि अब राजधानी थी, प्रमुख नगर था, तो निश्चित रूप से वो धीरे धीरे विकसित होने लगा। नंद वंश के समय यह एक प्रमुख नगर था, मगध की राजधानी भी थी और एक प्रमुख नगर था। मौर्य वंश के समय भी यह मौर्य वंश के शासकों की राजधानी भी यही थी, पाटलिपुत्र था और यहाँ का एक प्रमुख नगर भी यही था। विदेशी यात्री मेगास्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत आया था, उसने अपनी कीर्ति अपने ग्रंथ इंडिका में लिखा है। इसके महत्व, पाटलिपुत्र के महत्व के संदर्भ में लिखा है, पाटलिपुत्र नगर गंगा नदी के किनारे एक समानांतर चतुर्भुज के रूप में फैला हुआ है और संपूर्ण नगर एक लकड़ी की ऊंची दीवार से घिरा हुआ है, जिसमें 64 द्वार थे। तो जो गंगा, चूँकि ये गंगा नदी के तट पर बसा हुआ नगर है, तो इसके बारे में मेगास्थनीज जी ने लिखा है कि एक समानांतर चतुर्भुज के रूप में फैला हुआ है और इस संपूर्ण नगर जो है लकड़ी के ऊंची दीवार से घिरा हुआ। उस समय पत्थरों का प्रयोग शायद नहीं हुआ होगा पाटलिपुत्र को बसाने में, तो ये पूरे नगर को लकड़ी की दीवार से घेरा हुआ था और जिसमें 64 द्वार थे, यानी 64 दरवाजे थे। मौर्य सम्राट अशोक ने भी पाटलिपुत्र में सुंदर महलों एवं सभा भवनों का निर्माण कराया। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पाटलिपुत्र आने वाले चीनी विदेशी यात्री फाहियान भी इस नगर की सुंदरता देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। निश्चित रूप से मौर्य वंश के आते आते मगध की राजधानी पाटलिपुत्र की सुंदरता में भी वृद्धि होने लगी। कई महलों और कई सभागृहों का निर्माण होने लगा, जिससे उसकी सुंदरता बढ़ने लगी और गुप्त वंश के आते आते इसकी सुंदरता देखते ही बनती थी, यह और भी समृद्ध होने लगा और भी विकसित होने लगा। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के समय जब विदेशी चीनी यात्री फाहियान भारत आया, तो वो उसकी सुंदरता को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया, बहुत ही प्रभावित हुआ उसकी सुंदरता को देखकर। और उसने लिखा है इस संदर्भ में, पाटलिपुत्र के महलों की रचना एवं निर्माण मनुष्यों नहीं देवताओं ने किया है। यानी कि उसकी संरचना, उसके महलों की रचना, उसके महलों का निर्माण इस तरीके से किया गया था, ऐसी कला से, शिल्प कला से किया गया था, जिसे देखकर फाहियान को ये महसूस हुआ कि नहीं, ये मनुष्य तो कर ही नहीं सकता, ये निश्चित रूप से देवताओं ने ही इसका निर्माण किया, इसे बनाया होगा देवताओं ने, इंसान तो बना ही नहीं सकता। मतलब इतनी सुंदर भवन और महल और सभागृह आदि बनाए गए थे। उस पाटलिपुत्र की सुंदरता को देखकर वो इतना आश्चर्यचकित हो गया। ये जो इस तरह से अगर देखा जाए तो पाटलिपुत्र का काष्ठ निर्मित महल जो था, ये सभी काष्ठ से बने हुए थे, यानी लकड़ी से बने हुए थे। ये 7वीं सदी तक विद्यमान था। यानी अगर पाटलिपुत्र नगर का वैभव देखा जाए तो लगभग 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से लेकर 7वीं शताब्दी तक, यानी लगभग 1100 साल तक पाटलिपुत्र वैभव के साथ में विराजमान रहा।
उन्नति के साथ रहा, विकसित रहा, एक प्रमुख नगर रहा मगध के राजधानी के रूप में। कन्नौज के राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में जब चीनी यात्री हेनसांग भारत आया तब भी वह पाटलिपुत्र गया, क्योंकि चीनी यात्री, इसके पूर्व चीनी यात्री फाहियान भारत आकर जा चुका था और वो पाटलिपुत्र की सुंदरता को देखकर मंत्रमुग्ध था, तो उसने अपने इस यात्रा वृत्तांत में पाटलिपुत्र का जिक्र जरूर किया था। तो उससे प्रभावित होकर जब हेनसांग भारत आया 8वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के समय, तब वो पाटलिपुत्र गया, लेकिन उस समय पाटलिपुत्र अपने पतन की ओर अग्रसर था और वो अब धीरे धीरे खंडहर के रूप में तब्दील होने जा रहा था। अब वो नगर उतना सुंदर नहीं रहा था लेकिन और वहाँ की जनसंख्या भी कम हो गई थी, परंतु खंडहर बताते हैं कि उसका अवशेष कैसा होगा, उसका स्वरूप कैसा होगा जब वो विकसित हुआ होगा। तो उस खंडहर को देख के भी अनुमान लगाया जा सकता था कि हाँ, ये एक समय जब ये भवन खड़ा होगा, ये नगर होगा, तो कितना सुंदर और कितना विकसित रहा होगा, ये उसकी पहचान बताते हैं। तो हेनसांग के समय वो सुंदरता तो नहीं मिली, उसे खंडहर ही मिले देखने को, लेकिन उसने अपनी इस यात्रा वृत्तांत में पाटलिपुत्र का जिक्र किया। तो ये मगध की राजधानी के रूप में पाटलिपुत्र का बहुत महत्व रहा। पाटलिपुत्र ने पूरे देश की दशा और दिशा को निर्धारित किया, क्योंकि कई शासकों ने पाटलिपुत्र पर शासन किया, मौर्य वंशों, गुप्त वंशों, और इन्होंने ही पूरे देश पर शासन किया। तो इस तरह से एक तरह से पाटलिपुत्र पूरे देश की राजधानी रही एक समय, और मौर्य वंश, गुप्त वंशों, हर्यक वंशों, इन लोगों ने पाटलिपुत्र के माध्यम से पूरे देश पर शासन किया, इसलिए पाटलिपुत्र का बहुत महत्व माना गया। इतिहास में पाटलिपुत्र का बहुत माना गया। तो आज हम लोगों ने पाटलिपुत्र के संदर्भ में जाना। आपको ये वीडियो कैसा लगा? लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब करें। और सबसे बड़ी बात, कोरोना का काल है, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, बिना व्यर्थ के बाहर ना निकलें, और जब भी निकलें मास्क लगा कर निकलें। धन्यवाद।